हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी श्वेता वर्मा। गाइस, आप सभी को पता है हमारे इनकम टैक्स में दो टैक्स रिजीम होती है, ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या होता है, जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में जितनी भी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं वो सारी अलाउड होती हैं, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में बहुत ही लिमिटेड डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस अलाउड होती हैं। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करती हैं तो आपकी इनकम जैसे ही 5 लाख से ज्यादा होती है आपको टैक्स पे करना पड़ जाता है। 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है ओल्ड टैक्स रिजीम में, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता। लेकिन अब बजट 2025 आया जिसने बोला कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो आप इनकम अर्न करोगे तो 12 लाख तक की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। अब इनकम का डिफरेंस बहुत ज्यादा क्लियर हो गया है कि आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जो इनकम को अर्न करोगे, ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करोगे तो 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करोगे तो 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो अब डिफरेंस क्लियर है कि लोग न्यू टैक्स रिजीम को ही ऑप्ट करना चाहेंगे, राइट? तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि अगर हम न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो हमें कौन सी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस अवेलेबल होंगी, चाहे आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आप खुद का बिजनेस चलाते हो, चाहे आपको कैपिटल गेन की इनकम होती हो या फिर किसी अदर सोर्स की इनकम या हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होती है। सारी इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे देन प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं देन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, जब भी हम इनकम टैक्स में अपनी इनकम को कंप्यूट करते हैं तो उस वाले केस में हमारे 5 हेड की इनकम होती है। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आप सैलरी की इनकम को यहाँ पर कैलकुलेट करोगे, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम यहाँ आती है, बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम इस हेड में आती है, कैपिटल गेन की इनकम होती है और अदर सोर्सेज की इनकम होती है। तो हेड बाय हेड जो भी आपकी इनकम है आप उस हेड में कैलकुलेट करते हो। उसके बाद में आपकी आ जाती है ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद में चैप्टर 6A की कुछ डिडक्शंस होती हैं जो आपको अगर अलाउड होती है तो वो आप क्या कर सकते हो, उन डिडक्शंस को ले सकते हो। इन डिडक्शंस को अगर आप ले लोगे तो आपकी इनकम कम हो जाती है, फिर आपकी इनकम निकलती है नेट टैक्सेबल इनकम। और हमें टैक्स किस इनकम पर कैलकुलेट करना होता है, इस इनकम पर। तो ये जो इनकम निकलती है फाइनली इस पर फिर हमको टैक्स कैलकुलेट करना होता है एंड देन पे करना होता है। अब सबसे पहले हम समझते हैं सैलरी की इनकम के बारे में। देखिए, सैलरी की इनकम आप सभी को पता है, सैलरी किसको रिसीव होती है कि कोई एम्प्लॉय होता है, वो एम्प्लॉय के पास में जॉब करता है, उसको सैलरी रिसीव होती है, ठीक है। अब ये सैलरी की इनकम इस हेड में आती है। अब ये एम्प्लॉय कैसा हो सकता है, कोई प्रेजेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है, पास्ट एम्प्लॉय भी हो सकता है या फ्यूचर एम्प्लॉय भी हो सकता है। प्रेजेंट एम्प्लॉय मतलब अभी आप जॉब कर रहे हो, आपको सैलरी रिसीव हो रही है, यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगी। फ्यूचर एम्प्लॉय कैसे, अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है लेकिन आपको एडवांस रिसीव हो गया है, वो जो इनकम होगी वो भी इसी हेड में टैक्सेबल होगी। और पास्ट एम्प्लॉय कैसे, आप जॉब करते थे लेकिन अब आप रिटायर्ड हो गए हैं एंड आपको पेंशन इनकम रिसीव हो रही है तो वो भी इसी हेड में टैक्सेबल होती है। तो चाहे आपको सैलरी रिसीव हो रही हो या पेंशन रिसीव हो रही हो, इस हेड में टैक्सेबल होगी। दूसरी बात, आपको जब आप कहीं जॉब करते हो तो आपको सैलरी तो मिलती है लेकिन सैलरी के अलावा और बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जैसे आपको डीएनएस अलाउंस मिलता है। डीएनएस अलाउंस मतलब कि जैसे महंगाई बढ़ेगी, महंगाई के साथ साथ आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी, ठीक है, जिसको हम हिंदी में महंगाई भत्ता बोलते हैं। बोनस या कमीशन भी आपको मिलता है कि अगर आप कुछ टारगेट्स अचीव करते हो, कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करते हो तो आपको टाइम टू टाइम बोनस भी मिलता है, ओके। इसके अलावा आपको अलाउंसेस, परक्विजिट्स ये भी रिसीव होती हैं। अलाउंसेस या परक्विजिट्स क्या होते हैं, ये भी सैलरी के अलावा आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जो कंपनी देती है वो होता है। इसमें डिफरेंस क्या होता है कि अगर ये बेनिफिट्स आपको कैश में मिलते हैं तो उसको बोलते हैं अलाउंसेस, लेकिन अगर ये बेनिफिट आपको काइंड में मिलते हैं तो उसको बोलते हैं परक्विजिट्स। फॉर एन एग्जांपल, कंपनी अगर आपसे बोलती है कि हम आपको 50,000 रुपए महीने के देंगे, उसके साथ साथ हम आपको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देंगे आपके रहने के खर्चे के लिए, ओके, आप अपना देख लो आपको कहाँ रहना है, हम आपको 10,000 रुपए देंगे। देन इन सच केस ये क्या है, कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रही है लेकिन बेनिफिट दे रही है इन कैश, तो ये हो जाता है अलाउंस। और कौन सा अलाउंस होगा ये, क्योंकि रहने का खर्चा दे रही है तो ये होता है हाउस रेंट अलाउंसेस, ओके। अगर इसके अलावा कंपनी कहती है कि हम आपको 50,000 रुपए तो सैलरी के देंगे ही देंगे, साथ ही हम आपको रहने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे, आपको एक फ्लैट देंगे, यहाँ पे कंपनी आपको क्या दे रही है, बेनिफिट इन काइंड, जिसको हम बोलते हैं परक्विजिट्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो सैलरी मिल रही है
वो तो इस हेड में टैक्सेबल होगी ही होगी। सैलरी के अलावा आपको जितनी भी बेनिफिट्स मिलती हैं वो सारी आपकी सैलरी की इनकम में कैलकुलेट होती है। ओके, तो आप सैलरी की इनकम में सैलरी तो होगी, उसके साथ साथ जितने भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, चाहे वो इन कैश हो चाहे वो काइंड हो, वो सारी की सारी यहाँ टैक्सेबल होती हैं। अब जो कैश में आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, अलाउंसेस हो रहे हैं, उनको तो आप इजीली यहाँ पर ऐड कर सकते हो, लेकिन जो काइंड में आपको बेनिफिट मिलती हैं जैसे परक्विजिट, तो उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? तो उसकी अमाउंट को निकालने के लिए, उसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में रूल्स दे रखे हैं। आप उन रूल्स के अकॉर्डिंग उन बेनिफिट को, काइंड के बेनिफिट को कैश में कन्वर्ट करोगे और उसके बाद में उस अमाउंट को अपनी सैलरी में ऐड करोगे। दूसरी बात, अब जैसे ही आप सबको अलाउंसेस जो परक्विजिट्स होते हैं वो तो सारी सैलरी में ऐड हो ही जाती हैं। इनकम टैक्स एक्ट में इनमें एग्जेम्पशंस भी प्रोवाइड करती है। मतलब जैसे आपको हाउस रेंट अलाउंस मिला, ठीक है, 10,000 रुपए, लेकिन कुछ एग्जेम्पशन भी दे देता है इनकम टैक्स कि आपका इतना माइनस हो जाएगा, वो सबकी कैलकुलेशन अलग अलग है। तो कुछ एग्जेम्पशन भी मिल जाती है, चाहे वो अलाउंसेस हो चाहे परक्विजिट्स हो। फिर एग्जेम्पशन के बाद में जो नेट अलाउंसेस और परक्विजिट्स होती हैं वो टैक्सेबल होती हैं। तो बात यहाँ क्या आ जाती है कि ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करोगे तो बहुत सारे अलाउंसेस और परक्विजिट्स आपके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करोगे तो कुछ ही लिमिटेड ही अलाउंसेस और परक्विजिट्स आपको अलाउड है ना, एग्जेम्पशन के लिए। अब वो देखते हैं कि न्यू टैक्स रेजिम में कौन से अवेलेबल है। ओके, सबसे पहले क्या है, अलाउंसेस की बात करते हैं कि अगर कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, किसको मिलता है? स्पेशली एबल्ड पर्सन को, तो वो उसकी एग्जेम्पशन आपको न्यू टैक्स रेजिम में मिल जाएगी। यहाँ मैंने कौन से लिख रखे हैं, वो लिख रखे हैं जिनकी एग्जेम्पशन आपको न्यू टैक्स रेजिम में मिलेगी। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर कोई और है, उनकी एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम में सभी की एग्जेम्पशन और डिडक्शन आपके लिए अलाउड है। दूसरा क्या होता है कि कोई कन्वेंस अलाउड है, कन्वेंस अलाउंसेस जो आपको मिलता है अपने ऑफिस में आने जाने के लिए एज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो डिडक्ट हो जाएगा। कोई डेली अलाउंस मिलता है कि जैसे आपके अपने जो प्लेस ऑफ ड्यूटी है उसके अलावा कहीं और पोस्टिंग हो जाती है कुछ दिनों के लिए आपकी, वहां पर आपके रहने पीने खाने पीने का खर्चा जो कंपनी देती है वो भी आपका डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, अलाउंस टू मीट द टूर ट्रांसफर और ट्रेवल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो कोई टूर का ट्रांसफर ट्रेवल एक्सपेंसेस जो कंपनी के लिए आप करते हो, ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट करते हो, वो भी, उसकी भी एग्जेम्पशन यहाँ पर मिल जाती है। तो ये तो हो गए अलाउंसेस। दूसरी बात, परक्विजिट। परक्विजिट किसके? ऑफिशियल पर्पस के लिए अगर परक्विजिट्स मिलती हैं उनकी एग्जेम्पशन भी आपको अवेलेबल हो जाती है। उसके बाद जब आप रिटायर होते हो तो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट भी मिलते हैं। जैसे आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट का अमाउंट मिलता है तो उस वाले केस में उसकी एग्जेम्पशन मिल जाती है। आपको ग्रेच्युटी मिलती है, उसकी एग्जेम्पशन भी अवेलेबल है न्यू टैक्स रेजिम में। आप लीव इनकैशमेंट की एग्जेम्पशन भी न्यू टैक्स रेजिम में अवेलेबल है। ये क्या है? ये है आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब जब आप सैलरी को कैलकुलेट करते हो, अलाउंसेस ले लिए, परक्विजिट्स ले लिए, उसमें से कौन कौन सी एग्जेम्पशंस अवेलेबल है, माइनस करने के बाद में आपकी ग्रॉस सैलरी आ जाती है। उस सैलरी में इनकम टैक्स में 3 डिडक्शंस दे रखी हैं। उस सैलरी में से 3 डिडक्शंस अवेलेबल होती हैं आपको। कौन सी? एक होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक होती है एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन, और एक होती है प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन। जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है, ये एक ही ऐसा अलाउंसेस होती है जिसकी आपको लास्ट में, मतलब बाद में डिडक्शन मिलती है सैलरी को कैलकुलेट करते टाइम। बाकी जो अलाउंसेस होती है उनकी डिडक्शन पहले ही मिल जाती है। ठीक है, उनकी एग्जेम्पशन पहले ही मिल जाती है। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस यहाँ पे माइनस होता है ग्रॉस सैलरी को कैलकुलेट करने के बाद में सैलरी के हेड में। अब यहाँ पर आपको न्यू टैक्स रेजिम में कौन सी डिडक्शन अवेलेबल है? केवल और केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन। याद रखना है, केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको अवेलेबल होती है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रेजिम में अवेलेबल नहीं होती। इसके अलावा और क्या बात याद रखनी है आपको कि स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको 75,000 रुपीज की मिलती है न्यू टैक्स रेजिम में। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करोगे तो आपको केवल 50,000 रुपए की डिडक्शन अवेलेबल होती है, अलाउड होती है। ओल्ड टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट 50,000 रुपए है और बाकी की ये डिडक्शंस भी मिल जाती है, जबकि न्यू टैक्स रेजिम में केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है जिसका अमाउंट 75,000 रुपए तक है। क्लियर? ये सारी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस हैं जो कि आपको न्यू टैक्स रेजिम में अवेलेबल होती हैं।
एक बात और याद रखना है, लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, जो कि बहुत फेमस अलाउंसेस हैं जैसे कि एचआरए। तो क्या एचआरए की डिडक्शन मिल जाती है न्यू टैक्स रेजिम में? देन आंसर इज नो, न्यू टैक्स रेजिम में एचआरए की डिडक्शन अलाउड नहीं है। और क्या होता है, लीव ट्रेवल अलाउंसेस होता है, इसकी भी डिडक्शन नहीं मिलती। एमपी एमएलए के लिए जो अलाउंसेस होती हैं, इसकी डिडक्शन भी न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलती। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस है, इसकी डिडक्शन भी नहीं मिलती। तो किसकी मिलती है वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि किसकी डिडक्शन मिलती है, इसके अलावा जो है उनकी नहीं मिलती, और ओल्ड टैक्स रेजिम में सबकी मिलती है। सेकंड हेड ऑफ इनकम है हमारा सेल, जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। ओके, हाउस प्रॉपर्टी में देखिए, जब किसी पर्सन के पास कोई हाउस होता है तो वो उसको दो पर्पस के लिए यूज कर सकता है। क्या? या तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड करे, मतलब वो खुद रह रहा हो, तो जब वो खुद रहता है तो उसको बोलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है। या फिर उसने उसको किराए पर चढ़ा दिया हो, तो जब वो किराए पर चढ़ा देता है तो उसको बोलते हैं कि वो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी होती है उसकी इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी मैं ये नहीं बता रही हूँ कि कौन सी डिडक्शन और एग्जेम्पशन अलाउड है न्यू टैक्स रेजिम में। पहले मैं बता रही हूँ आपको बेसिक चीज कि इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं हाउस प्रॉपर्टी की। ओके, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे कैलकुलेट होती है? सबसे पहले इसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालती है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू इसकी हमेशा निल होती है, क्योंकि आपको इससे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से कोई अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा होता, कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं करती है। इसमें से माइनस कर देती है इंटरेस्ट ऑन होम लोन, मतलब आपने उस होम को एक्वायर करने के लिए कोई लोन ले रखा है, तो उस लोन की जो इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट पोर्शन होता है, वो यहाँ पर माइनस हो जाता है। लेकिन ये कहाँ तक होता है? केवल 2 लाख रुपए तक। मतलब आपने 2,10,000 का इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो तो आपको 2 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाती है। तो यहाँ पर हमेशा लॉस आता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की जो आप इनकम को कैलकुलेट करोगे तो हमेशा लॉस आएगा यहाँ पर। ठीक है, लॉस किसका होता है? जो आप इंटरेस्ट पे करते हो इस होम लोन को एक्वायर करने में। दूसरा, अगर आप प्रॉपर्टी को लेट आउट कर देते हो, इसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं, वो क्या होती है? जो आपकी रेंट आ रहा हो, ठीक है, रेंट का अमाउंट होता है, इसमें से माइनस कर देते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस जो कि ओनर पे करता है। तो ये पेड बेसिस पर इसकी डिडक्शन मिलती है, ये माइनस कर देती हैं। माइनस करने के बाद प्रॉपर्टी की आ जाती है नेट एनुअल वैल्यू। ओके, इसमें से माइनस हो जाती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना? एट द रेट ऑफ 30%। तो ये जो नेट एनुअल वैल्यू है, इसको 30% इसकी डिडक्शन मिल जाती है। डिडक्शन कैसे? कि आपने उस प्रॉपर्टी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस में कुछ खर्चे किए होंगे, तो ये खर्चे एक्चुअल बेसिस पे अलाउड नहीं होते, बल्कि 30% की नोशनल डिडक्शन गवर्नमेंट देती है। अब आपने खर्चा चाहे कम किया हो चाहे ज्यादा किया हो, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। और क्या माइनस करते हैं? दूसरी चीज माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन होम लोन। तो होम लोन मतलब आपने वही है कि प्रॉपर्टी को एक्वायर करने में आपने लोन लिया है, उसको लेट आउट कर दिया है अगर, तो उसकी इंटरेस्ट यहाँ माइनस हो जाती है। और ये जो इंटरेस्ट होती है वो आपको एक्चुअल बेसिस पर जितनी भी आप पे करते हो वो आपको अलाउड होती है, चाहे आपने 2,10,000 की हो, 2.5 लाख की हो, आपको अलाउड हो जाएगी। और यहाँ पर कैप कितनी है कि 2 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट अलाउड होती है। ये आ जाती है आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन केस ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पर इनकम आ जाएगी। और अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे हमेशा लॉस होगा और यहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकता है। दूसरी चीज समझते हैं कि अगर आप हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहे हो तो आपने हो सकता है उसके लिए लोन लिया हो। अगर आपने लोन लिया है तो आप उसकी ईएमआई को पे कर रहे होंगे। ओके, जब आप ईएमआई को पे करते हैं तो उसमें 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट और एक होता है उसका इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के लोन को पे करने में प्रिंसिपल अमाउंट होता है, इंटरेस्ट अमाउंट होता है। प्रिंसिपल अमाउंट की डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80C में। सेक्शन 80C जो चैप्टर 6A की डिडक्शन होती है, वहां पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट की डिडक्शन मिल जाती है 1.5 लाख रुपए तक की। इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हो तो उसके 2 बातें होती हैं कि आपने उस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है या फिर आपने उस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रखा है। ये मैंने आपको बता दिया, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, यहाँ पर इंटरेस्ट माइनस हो जाएगी, और लेट आउट है तो उसकी इंटरेस्ट इस केस में यहाँ माइनस हो जाएगी। और प्रिंसिपल अमाउंट की डिडक्शन कहाँ मिलेगी? सेक्शन 80C में। अब बात करते हैं अगर आप न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर रहे हैं उस केस में क्या होगा। न्यू टैक्स रेजिम में सेक्शन 80C की डिडक्शन अवेलेबल नहीं होती है। ओके, तो हाउस प्रॉपर्टी के लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगी।
दूसरी बात, अगर आपने प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है तो उस केस में यहां पर इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। ओके, तो अगर आप न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर रहे हो, आप सोचो कि मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, मैं उस पर इंटरेस्ट पे करता हूँ होम लोन का, तो मैं लॉस यहाँ पर दिखा सकता हूँ, तो वो आपके लिए अलाउड नहीं है। ओके, तीसरी बात क्या है कि अगर आप न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करते हो, आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है, आपको म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करते हो, आपको डिडक्शन मिल जाएगी, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाएगी 30% की। ओके, आपको होम लोन की इंटरेस्ट की डिडक्शन भी मिल जाएगी एक्चुअल बेसिस पर। लेकिन आप क्या करते हो, जब आप इनकम को कैलकुलेट करते हो और ये आपका क्या आ जाता है, लॉस आ जाता है, तो ये जो लॉस है इसको ना सेट ऑफ अलाउड है इसका, ना ही कैरी फॉरवर्ड अलाउड है। आप इसको ना सेट ऑफ कर सकते हो, ना ही आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। क्लियर, अगर आप न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करते हैं। ठीक है, तो आई होप चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इनकम आ रही है देन वेल एंड गुड, वो आपकी अदर इनकम के साथ मिल जाएगी और आपको टैक्स जो है उस पर कैलकुलेट करना होगा। अगर आपका लॉस आ जाता है, ठीक है, लेकिन वो ना सेट ऑफ होगा किसी और इनकम से, ना ही वो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। ये किसका रूल है, ये है अगर आप न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करते हो। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करते हो तो जैसे मैंने आपको इनकम की कैलकुलेशन बताई थी वो सारी होगी, सारी डिडक्शंस आपको अलाउड होंगी। लॉस आ जाता है यहाँ पर, कोई बात नहीं, यहाँ लॉस आ जाता है, कोई बात नहीं, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड उसका अलाउड है। ओके, तो ये चीज यहाँ पर मैंने लिख दी है। म्यूनिसिपल किसकी डिडक्शन मिलती है, म्यूनिसिपल टैक्सेस की मिल जाती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है और इंटरेस्ट ऑन होम लोन की डिडक्शन भी मिल जाती है, और वो भी एक्चुअल बेसिस पे, मतलब यहाँ पर कोई 2 लाख रुपए का कैप नहीं है। क्लियर, इसके बाद में हमारा थर्ड जो है वो है पीजीवीपी का। ठीक है, तो पीजीवीपी में क्या है, आपको जो डिडक्शंस हैं वो सेक्शन 32, 37 ये यहाँ से यहाँ तक के सेक्शंस है जिसमें आपको डिडक्शन बता रखी है। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करेंगे तो ये डिडक्शंस आपको अलाउड नहीं होंगी। इसके अलावा जो डिडक्शंस है वो सारी अलाउड हो जाएंगी। क्या, एडिशनल डेप्रिसिएशन जो मिलती है सेक्शन 32 में, इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलती है 32AD में, सेक्टर स्पेसिफिक डिडक्शन जो मिलती हैं आपको। ओके, एक्सपेंसेस ऑन साइंटिफिक रिसर्च पे अगर आप एक्सपेंडिचर करते हो वो आपको अलाउड नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो अलाउड नहीं है, और SEZ यूनिट एग्जेम्पशन जो है वो भी सेक्शन 10AA में, वो भी आपको अलाउड नहीं है पीजीबीपी में। ओके, नेक्स्ट, और इसके अलावा जो है वो अलाउड होंगी और ओल्ड टैक्स रेजिम में सारी की सारी अलाउड होगी। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, उसके बाद में कैपिटल गेन की इनकम होती है। कैपिटल गेन में आपको 2 तरह के एग्जेम्पशंस अलाउड होती हैं, एक तो सेक्शन 10 की और बाकी की ये जो 54 वाली होती है, 54 से लेके 54GA तक। ठीक है, सारी की सारी अलाउड होती है। यहाँ पर न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कैपिटल गेन के केस में जो ओल्ड टैक्स रेजिम में अवेलेबल थी वो सारी की सारी न्यू टैक्स रेजिम में भी अवेलेबल होती है। ये सेक्शन 10 की डिडक्शन है। और ये कौन सी डिडक्शन है कि अगर आपके पास कोई कैपिटल असेट है, अगर आप उसको सेल करते हो, उससे आपको कोई कैपिटल गेन होता है, इस कैपिटल गेन के अमाउंट को आप एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हो, देन आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है इस कैपिटल गेन की। फिर ये आपकी इनकम का पार्ट नहीं मिलता, ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है। ये चीजें हैं इसमें, सेक्शन 54 वगैरह ये जो है ना वो सब इसमें है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं ये जो PDF है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पहले बात करेंगे हम फैमिली पेंशन की। फैमिली पेंशन की इनकम जो होती है वो इस हेड के अंदर टैक्सेबल होती है। क्यों, मैंने आपको बताया था कि जो सैलरी की इनकम होती है, पेंशन की इनकम होती है, वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल होती है, लेकिन वो उन लोगों के हाथ में टैक्सेबल होती है जो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट एम्प्लॉय हो या पास्ट एम्प्लॉय हो। पास्ट एम्प्लॉय के केस में पेंशन की इनकम रिसीव होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस पर्सन की डेथ के बाद में उसकी पेंशन की इनकम अगर किसी फैमिली मेंबर को रिसीव होती है तो वो फैमिली मेंबर तो उस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, राइट। तो इस वजह से ये फैमिली पेंशन की इनकम होती है, वो उस पर्सन के फैमिली मेंबर के इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। तो फैमिली पेंशन किधर आती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, क्योंकि आप उस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो, जिसकी डेथ हुई है वो एम्प्लॉय थे उस कंपनी के, राइट। तो उनको पेंशन रिसीव होती थी तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है, लेकिन आपको रिसीव होगी तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। तो यहाँ पर पेंशन की इनकम यहाँ आ जाती है, लेकिन डिडक्शन अवेलेबल है कितनी,
25,000 रुपीज और 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन विच एवर इज लोअर अमाउंट। 25,000 रुपए या उस पेंशन का 1/3 निकालो, जो लोअर होगा उसकी डिडक्शन, उसकी एग्जेम्पशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करते हैं तो यहाँ पर है 15,000 लिमिट। ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या है कि 15,000 रुपए और 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन विच एवर इज लोअर, जबकि न्यू टैक्स रेजिम में लिमिट कितनी है 25,000 रुपए, बढ़ा दिया, आपको बेनिफिट दिया गया है। दूसरा कि अगर आप गिफ्ट रिसीव करते हो 50,000 रुपए तक का, अगर आप किसी पर्सन से गिफ्ट रिसीव करते हो आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा, आपके हैंड में, आपको कोई टैक्स नहीं देना। 50,000 से 1 रुपए ज्यादा का गिफ्ट रिसीव करते हो अगर आप, तो पूरा का पूरा अमाउंट फिर आपका 50,000 एक का आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाता है। तीसरा, लेकिन अगर आप गिफ्ट रिसीव करते हो किससे, किसी रिलेटिव से रिसीव करते हो या फिर मैरिज, अगर आपकी वेडिंग है और वेडिंग के केस में आप चाहे रिलेटिव हो या किसी भी पर्सन हो, मैरिज में जितने भी गिफ्ट रिसीव होते हैं या विल या इनहेरिटेंस में गिफ्ट रिसीव होते हैं वसीयत से, या फिर आपके पिताजी की, दादाजी की इनकी प्रॉपर्टी है वो आपको इनहेरिटेंस में मिल जाती है, या फिर कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ में किसी को मृत्यु का आभास हो रहा है और वो जाते जाते आपके हाथ में कोई प्रॉपर्टी दे जाता है, कोई गिफ्ट दे जाता है, या फिर कोई लोकल अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, फंड, फाउंडेशन, ट्रस्ट वगैरह, इन सबसे आपको कोई भी गिफ्ट रिसीव होता है, चाहे वो 50,000 का हो चाहे वो 50 करोड़ का हो, पूरा का पूरा आपके हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। तो अगर इनसे रिसीव हो रहा है कोई भी गिफ्ट कितने भी अमाउंट का, वो एग्जेम्प्ट है। इनके अलावा किसी पर्सन से रिसीव हो रहा है 50,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट है। 50,000 रुपए से जितना भी ज्यादा होगा पूरा का पूरा अमाउंट आपके हाथ में टैक्सेबल होता है। ओके, चलिए, तो ये सारी आपकी हो गई सारे हेड की इनकम। अब इस तरह से आपको जो डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस अवेलेबल है न्यू टैक्स रेजिम में आप कैलकुलेट कर लीजिए, और फिर उसके बाद में आ जाता है आपके डिडक्शंस, जो डिडक्शंस चैप्टर 6A में है। तो चैप्टर 6A में वैसे तो इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारी डिडक्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करते हैं उस वाले केस में आपको केवल 3 डिडक्शंस जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। कौन सी? अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, आप कहीं किसी के एम्प्लॉय हो, तो आपका एम्प्लॉयर अगर नेशनल पेंशन स्कीम में अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो उसकी डिडक्शन आपको मिल जाती है। कितनी मिलती है? अप टू 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंसेस। बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंसेस का 14% तक की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो चैप्टर 6A में। ओके, 80CC-D2 की, किसकी? एम्प्लॉयर की। आपका कंट्रीब्यूशन जो होगा उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। दूसरा क्या है? अग्निवीर कॉर्पस फंड में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है तो अग्निवीर कॉर्पस फंड ये किसके लिए होता है? जो सैनिक होते हैं, तो जो सैनिक होते हैं वो अग्निवीर कॉर्पस फंड उनके लिए बनाया जाता है। इसमें वो भी कंट्रीब्यूशन करते हैं अपनी सैलरी का कुछ पोर्शन, और उतना ही अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है, और इसके जो कंट्रीब्यूशन होता है टोटल, उसकी जो इंटरेस्ट होती है वो उसी में ही, जो फंड होता है उसी में एक्यूमुलेट होती रहती है, और ये फंड 4 साल के लिए बनता है। 4 साल के बाद में जो टोटल अमाउंट होता है वो हमारे सैनिक को दे दिया जाता है, और ये अमाउंट भी उनके हाथ में पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होता है। तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है उसकी डिडक्शन मिल जाती है, जो सैनिक कंट्रीब्यूट करेंगे उनको नहीं मिलेगी, उसकी डिडक्शन उनको नहीं मिलेगी। तीसरा क्या है कि अगर न्यू एम्प्लॉय को, न्यू वर्कर्स को हायर करता है, अगर कोई बिजनेस न्यू वर्कर्स को हायर करता है तो उसकी जो एडिशनल कॉस्ट होती है उसकी डिडक्शन भी मिल जाती है। 80JJAA में ये क्या होता है? 30% की जो उनकी कॉस्ट होती है उसकी 30% सैलरी जो है 1 साल, फिर उसके बाद में 30% अगले साल और 30% उसके अगले साल, 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स के लिए डिडक्शन मिल जाती है यहाँ पर। ओके, और इसकी भी कुछ कंडीशन होती है कि जैसे आपने उसको, कौन से वर्कर्स होने चाहिए? जो 25,000 रुपए तक की सैलरी के वर्कर्स हो, उससे ज्यादा नहीं हो, और उन्होंने मिनिमम 240 दिन काम किया हो, ये कंडीशन होती है। बिजनेस भी वो जिसका टैक्स ऑडिट होता हो, उनको ही ये डिडक्शन अवेलेबल होती है। तो याद क्या रखना है कि न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करेंगे तो ये 3 डिडक्शन ही केवल अवेलेबल है। इसके अलावा और जितनी भी डिडक्शंस होती हैं, जैसे 80C की होती है जिसमें PPF, NSC, FD, सुकन्या समृद्धि, ELSS जो म्यूचुअल फंड, और जो LIC, होम लोन का प्रिंसिपल जो मैंने आपको होम लोन वाले उसमें हाउस प्रॉपर्टी वाले सेक्शन में बताया था, ये सारी 80C में अवेलेबल होती है। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करते हैं, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, सेल्फ कंट्रीब्यूशन होता है NPS में,
वो अवेलेबल होता है ओल्ड टैक्स रेजिम में, न्यू टैक्स रेजिम में अवेलेबल नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन का अमाउंट भी यहाँ पर आपको डिडक्शन के तौर पे अवेलेबल होता है, वो भी अलाउड नहीं होगा। 80D, 80DD, ये DDB, 80UE मेडिकल प्रीमियम के जहाँ पर आप प्रीमियम पे करते हो तो इसकी डिडक्शन इन सेक्शन में मिलती है। रेंट की डिडक्शन इसमें मिलती है। 80E में एजुकेशन लोन दिया है तो उसकी डिडक्शन मिल जाती है। 80G में अगर स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन को डोनेशन देते हो उसकी डिडक्शन मिलती है। 80TTA और TTB क्या होते हैं कि सेविंग बैंक की इंटरेस्ट अगर आप रिसीव कर रहे हो 10,000 रुपए तक नॉर्मल पर्सन को, सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 रुपए तक की सेविंग बैंक की इंटरेस्ट भी आपको डिडक्शन मिल जाती है। लेकिन ये सारी डिडक्शन तभी मिलेंगी जब आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करोगे। न्यू टैक्स रेजिम में ये डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है। याद क्या रखनी है, केवल 3 डिडक्शन अवेलेबल होती हैं। ओके, तो इस तरह से आप अपनी टोटल इनकम को कंप्यूट कर लीजिए, उसके बाद में जो डिडक्शंस अवेलेबल हैं उसको माइनस कर दीजिए, नेट टैक्सेबल इनकम निकाल दीजिए और उस पर टैक्स को कैलकुलेट कर दीजिए। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में आ सकता है कि ये सारी जो चीजें हैं वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए एप्लीकेबल है क्या? जो 24-25 का ITR फाइल करेंगे जिसमें 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स पे नहीं करना, उसके लिए एप्लीकेबल है, या जब 25-26 का ITR फाइल करेंगे जिसमें 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स पे नहीं करना, उसके लिए एप्लीकेबल है। तो मैं आपको बता दूं बजट 2025 ने ये डिडक्शंस और एग्जेम्पशन में कोई भी चेंज नहीं किया है, तो ये आपके लिए 24-25 के लिए भी एप्लीकेबल है और 25-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए भी एप्लीकेबल है। ओके, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है कि नहीं लगती, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।